हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ पॉलिटी एंड द नॉर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली आर्टिकल 299। आखिर यह अनुच्छेद 299 आखिर क्यों न्यूज में है और आखिर यह अनुच्छेद पहले है क्या, यह जानना जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह अनुच्छेद 299 से रिलेटेड है। आखिर यह अनुच्छेद शॉर्ट में पहले हम जानते हैं कि आखिर कहता क्या है। दिस इज बेसिकली दिस आर्टिकल 299 provides for liability of government while entering into any contract। मतलब कि गवर्नमेंट जब किसी के साथ किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आती है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर कोई स्टेट ही गवर्नर के नाम पे किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो उस समय गवर्नमेंट पे क्या लाइबिलिटी है और गवर्नमेंट को क्या इम्यूनिटी है अंडर दिस आर्टिकल 299। तो आर्टिकल 299 डील्स विथ लाइबिलिटी एंड इम्यूनिटी टू द गवर्नमेंट व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट किसी कंपनी के साथ, किसी फर्म के साथ कोई किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तब उनको क्या इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है और क्या उनकी लाइबिलिटी है, इससे यह डील करता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी इस पे कुछ रूलिंग दिया है जिसके कारण से यह न्यूज में बना हुआ है। तो आर्टिकल 299 is of the Indian Constitution provide that all contract made in exercise of executive power of the union or state shall be expressed to be made by president or by the governor of state। तो आर्टिकल 299 का जो स्टेटमेंट है यह कहता है आर्टिकल 299 कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, अगर यूनियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं then that contract should be expressed, shall be expressed, not should be, shall be expressed in the name of president। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट साइन करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट that shall be expressed in the name of governor, कि वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे एक्सप्रेस किया जाएगा, और अगर स्टेट साइन करता है तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के नाम पे वो एक्सप्रेस किया जाएगा। यह आर्टिकल 299 कहता है। अब देखते हैं क्या मैटर आया है। तो रिसेंटली इसमें जो जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था आपको कि 299 डील्स विथ इम्यूनिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली अभी एक पिटीशन फाइल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन गया कि कैन गवर्नमेंट क्लेम इम्यूनिटी व्हेन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेसिडेंट नेम। पिटीशन फाइल किया गया और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है अगर वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई किया कि नो, गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कि अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो वह अंडर आर्टिकल 299 एब्सोल्युटली कह सकते हैं इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट व्हेन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेसिडेंट्स नेम कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि गवर्नमेंट अगर सपोज कर लीजिए 299 के तहत वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो वह उसके लीगल प्रोविजंस जो उसमें प्रोवाइडेड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 299, जो लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं उससे वह इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते। उसमें जो लीगल प्रोविजन दिए गए हैं
उन्हें वह प्रोसीजर फॉलो करना जरूर होगा जब भी वह किसी कंपनी के साथ, किसी फिर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होंगे। तो सिंपल से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग आया कि अंडर आर्टिकल 299 जब कभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट किसी कंपनी या फिर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो जो 299 के तहत लीगल प्रोविजंस है उस पे वह इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया इस पे। अब क्या प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड? तो आर्टिकल 298 इट ग्रांट्स सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट द पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस, acquire, hold and dispose of property and make contract for any purpose। पहले 299 से पहले 298 यह कहता है गवर्नमेंट को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 298 गवर्नमेंट को यह प्रोवाइड करता है पावर कि वह किसी तरीके के बिजनेस में, किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में, कोई लैंड एक्वायर करने से हो या प्रॉपर्टी डिस्पोज करने से हो, वह कर सकते हैं। यह अंडर 298 प्रोवाइड किया गया है। 299 क्या कह रहा है? It provides that all contract made in the exercise of executive power of the union or of the state shall be expressed by the president or the governor of the state। कि हाँ, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वह पावर एक्सरसाइज कर सकता है, वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, बिजनेस साइन कर सकता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। लेकिन 299 वहां पे अगेन एक क्लेम लगाते हैं कि that shall be expressed इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जब वह यूनियन गवर्नमेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हो, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हो, दैट शैल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, executed on behalf of the president or the governor by person in manner as directed and authorized by them under article 299 clause 1। और उसका जो एग्जीक्यूशन होगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का या वर्क का, वह किसके बिहाफ पे होगा? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जिस मैनर में वो कहेंगे उसी मैनर में उसका एग्जीक्यूशन होगा। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 299 क्लॉज 1। तो पहले तब आपको ये प्रोविजन समझ में आ गया होगा कि 299 आखिर है क्या। तो बेसिकली यह गवर्नमेंट की लायबिलिटी और इम्यूनिटी से रिलेटेड है जब वह किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो इसमें यह क्वेश्चन आया कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट लीगल प्रोविजन से इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि नहीं, 299 के तहत जो भी लीगल प्रोविजंस है, कोई भी इधर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वह इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता है, उसे वह प्रोसीजर फॉलो करना ही होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया। अब हम बात करेंगे क्या प्रोसीजर है, कि कौन से ऐसे प्रोसीजर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद एनी फर्म और कंपनी। तो इसका सबसे पहला रूलिंग 1954 में ही एपेक्स कोर्ट ने कहा। इन 1954 द टॉप कोर्ट हेल्ड दैट there must be a definite procedure according to which contract must be made by the agent acting on the government's behalf, otherwise public fund may be depleted by illegitimate contracts। 1954 में ही एपेक्स कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने रूलिंग किया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो या कोई बिजनेस एग्रीमेंट साइन हो रहा हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना जरूरी है। अगर कोई भी एजेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है या किसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, उसे वह प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज जो पब्लिक फंड है मे बी डिप्लीटेड और इलीजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट्स में वो साइन हो सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ ए स्पेशल प्रोसीजर while entering into contracts। It implies that contract not adhering to the manner given under article 299 cannot be enforced by any contracting parties। फिर अगेन 299 clause 1 आता है। However, article 299 clause 2 says that neither the president nor the governor can be personally held liable for such contracts। और यहाँ पे 299 clause 2
जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो लायबल नहीं है, कि अगर किसी तरीके का गलत कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट शुड नॉट बी लायबल फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, कि गवर्नर पे ये कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो एडहेयर करेंगे कि वह प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, बस इतना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बिहाफ पे जो एक्ट कर रहा है, जो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे यह प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। अगेन इन 1966 the apex court laid down essential requirements for government contract under article 299। 3 कंडीशन दी है कि कौन कौन से कंडीशन फॉलो होने चाहिए टू बी मेड बिफोर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट कुड अराइज। फर्स्ट वन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय गवर्नर और द प्रेसिडेंट। इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग। ऐसा नहीं है कि वर्बली बोल दिया और उसे एग्जीक्यूट किया जाना लगा, वो राइटिंग में इन रिटन फॉर्मेट में वो होना चाहिए। and the execution should be by such person and in such manner as the governor or the president might direct or authorize। और उसका एग्जीक्यूशन उस पर्सन के द्वारा होना चाहिए और उस मैनर में होना चाहिए जैसा कि प्रेसिडेंट ऑथोराइज करे या पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर उसे ऑथोराइज करे, उसी मैनर में उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये 3 कंडीशन रखे गए अंडर आर्टिकल 299 बाय एपेक्स कोर्ट इन 1966। अब बात करते हैं, ये तो मामले थे कि क्या क्या 299 के तहत प्रोविजंस है, आखिर अभी यह क्यों न्यूज में आ गया। तो अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने वायलेट किया है उसके कारण पिटीशन गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया कि जो गवर्नमेंट है वह इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकती है अंडर आर्टिकल 299। अब क्या हुआ यह केस? द केस डेल्ट विथ एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड। यह बेसिकली एक फर्म है, कंपनी है, पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड, अ पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगेंस्ट द सेंटर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इन ए टेंडर रिलेटेड डिस्प्यूट। अभी रिसेंटली यह एप्लीकेशन फाइल किया गया किसके द्वारा? ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड के द्वारा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। अब यह पूरा मामला क्या था कि यह जो कंपनी या फिर्म जो है ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है फॉर 31,756 पिस्टल्स के लिए। यह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है 31,756 पिस्टल्स के लिए इस ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सब्सिक्वेंशनली दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ड्यू टू, कारण क्या रहता है? ड्यू टू सेंटर्स परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ये बेसिकली क्या है? परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यह एक लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट है। साइन हुआ एग्रीमेंट किनके बीच? ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच। किस लिए? फॉर 31,756 पिस्टल्स के लिए। लेकिन जैसे यह एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ड्यू टू परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। यह एक लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह है कि जिसमें बैंक जो है यह कहता है कि अगर जो डेबिटर है वह फेल हो जाता है तो उस डेबिटर का ऑब्लिगेशन जो है बैंक फुलफिल करेगा। तो जैसे यह एग्रीमेंट साइन होता है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ड्यू टू दिस परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, और चूंकि वहां पे बैंक यह कहता है कि अगर डेबिटर फेल होता है देन बैंक विल परफॉर्म और प्रोवाइड द ऑब्लिगेशन और फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द डेबिटर।
अब जैसे यह बात होता है तो यह ग्लोब एशिया पैसिफिक लिमिटेड क्या कहता है कि एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1950 के तहत जो ग्लोब एशिया पैसिफिक लिमिटेड है वह एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को यह आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रिफ्यूज कर देती है एक्सेप्ट करने से। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना क्या रहता है कि यह जो एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसमें जो प्रोसीजर है उसे यह कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि यह एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इस कंपनी के बीच में। तो जो आर्बिट्रेटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स के किसी ऑफिसर को एज द आर्बिट्रेटर। मतलब जो आर्बिट्रेटर इस कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के जज को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है वो अपॉइंट करेंगे किसी मेंबर को फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, किसी ऑफिसर को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसके किसी ऑफिसर को एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। देन यह जो कंपनी है ग्लोब एशिया पैसिफिक, उसने गवर्नमेंट के इस बात को चैलेंज कर दिया इन सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 5 जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है उसके तहत। उसमें क्या है कि यह 12 सेक्शन 12 क्लॉज 5 क्या कहता है उसमें कि अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा एराइज होता है तो जो आर्बिट्रेटर होगा वह उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा एज ए आर्बिट्रेटर जिसका कोई संबंध नहीं होगा इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। और दैट्स वाई इसे अभी रिसेंटली ग्लोब एशिया पैसिफिक ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया कि नो, गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 299 while entering into contracts। अब यही रिसेंट केस था। अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, any person whose relationship with the parties or counsel of the dispute falls under 7th schedule of the act will be ineligible to be appointed as an arbitrator। यह इसमें क्लियर कहा गया है कि वैसा कोई भी पर्सन जो इसके शेड्यूल 7 के तहत, इस एक्ट का जो शेड्यूल 7 है उसमें फॉल करता है तो उसे आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। द 7th शेड्यूल इंक्लूड्स रिलेशनशिप वेयर आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय, consultant, advisor or has any other past or present business relationship with a party। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका किसी तरीके से उसके साथ रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का कोई ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो अगेन तो वो गवर्नमेंट का ही एजेंट है, तो फिर उसे आर्बिट्रेटर के रूप में कैसे अपॉइंट किया जाए। और ये ही सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, आपका जो क्लेम है, जो आप लीगल इम्यूनिटी आप क्लेम कर रहे हैं वह गलत है और आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं अंडर 299। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया 246 लॉ कमीशन के रिपोर्ट को। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन पार्टी अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर इज द स्टेट, द ड्यूटी टू अपॉइंट एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट एजुकेटर इज इवन मोर ओनेरस। कि जब भी अगर किसी स्टेट के बीच में और किसी कंपनी के बीच में ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ऑलरेडी 246 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह कहा भी जा चुका है। Thus the court rejected center's reliance on Article 299, saying that Article 299 only lays down formality that is necessary to bind government with contractual liability। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया कि जो सेंटर का रिलायंस है अंडर ऑन द आर्टिकल 299, saying that 299 only lays down formality that is necessary to bind the government with contractual liability। तो सिर्फ वह एक फॉर्मालिटी है जो 299 के तहत गवर्नमेंट को बाइंड करके रखती है, अदरवाइज
उसे सारे लीगल प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। Thus, the Supreme Court ruled that the substantial law relating to the contractual liability of the government is to be found in the general law of the land. That's why Supreme Court ने रूल किया कि सिर्फ 299 ही नहीं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है गवर्नमेंट का, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, स्पेशली आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत जो उसका सेक्शन 12 क्लॉज 5 और सेक्शन 7 कहता है, उससे भी वह फॉलो करना होगा जब भी वह किसी कंपनी और फिर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। तो द कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा एज द सोल आर्बिट्रेटर टू एजुकेट अपन द डिस्प्यूट इन दिस केस। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, इंदु मल्होत्रा के सुप्रीम कोर्ट के जज को, टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये डिस्प्यूट बेसिकली अराइज होता है ग्लॉक एशिया लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 31,756 पिस्टल्स। सबसिक्वेंशनली डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ड्यू टू परफॉर्मेंस गारंटी लेटर, जो कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसमें बैंक यह ऑब्लिगेशन देता है कि अगर डेबिटर, सपोज कर लीजिए डेबिटर फेल हो जाता है, देन डेबिटर का जो ऑब्लिगेशन है वो बैंक फुलफिल करेगा। इसी को जैसे यह डिस्प्यूट अराइज हुआ तो जो ये कंपनी थी उसने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं की और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है वह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के किसी ऑफिसर को एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते। बस जैसे यह बात हुई तो वह जो कंपनी थी सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लेम करती है कि यह तो वायलेशन है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का, सेक्शन 12 क्लॉज 5 और सेक्शन 7 का। और सुप्रीम कोर्ट ने देन फाइनली रूल किया कि गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम एनी लीगल इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 299। और फाइनली उन्होंने एक सोल आर्बिट्रेटर इंदु मल्होत्रा को अपॉइंट कर दिया एज ए आर्बिट्रेटर टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द ग्लॉक एशिया लिमिटेड कंपनी। तो ये था अबाउट 299 एंड द डिस्प्यूट बिटवीन ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड कंपनी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So that's all for today. Thank you.